एच के ऑर्गेनिक के यूनिट नंबर 2 का, लेकिन बुक का आपको पता है कि ये चैप्टर नंबर 9 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये समझें कि उसने पूरा चैप्टर ही आलमोस्ट जो है वो इस यूनिट के अंदर दे दिया है। तो हम आगाज़ करेंगे यूनिट नंबर 2 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, और ये बेसिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। आप जानते हैं कि वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन का एक या एक से ज़्यादा रिंग पाया जाता हो उन्हें एरोमेटिक कहा जाता है। अगरचे एरोमेटिक का लफ्ज़ एरोमा से डिराइव्ड है जिसका मतलब फ्रेगरेंस है, लेकिन अब जो इसकी डेफिनेशन है वो अभी आपको बता दी कि वो कंपाउंड जो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स हों वो एरोमेटिक कहलाते हैं। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ कि कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन एंड इट्स derivatives are known as aromatic hydrocarbons. Simplest member of aromatic hydrocarbons is benzene. तो इसका सबसे पहला मेंबर जो है वो बेंजीन है। बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे in 1825. It was discovered in a gas produced by destructive distillation of vegetable oils. 20 years later, found in coal tar by Hoffman. Benzene has empirical formula C6H6. Its molecular mass determined by vapor density method is 78. Its empirical formula is CH. Molecular mass determined by vapor density method is 78. So its molecular formula is C6H6, which shows that it is highly unsaturated compound. Ratio of carbon to hydrogen is 1:1, but ratio by mass is 72 and 6. और अगर आप इसे 6 पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 12 and 1। तो ये है इसकी रेशो बाई मास, जो ये शो करती है कि इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें आएगी 72/78 into 100, जबकि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आएगी 6/78 into 100। तो ये आप कैलकुलेट कर लें, परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा आती है जबकि हाइड्रोजन बहुत कम आती है। इससे ये पता चलता है कि इसकी एक अहम खूबी, इट बर्न्स विद सूटी फ्लेम, ये धुएं से जलती है। तो लैब में कंबस्टन टेस्ट किया जाता है एरोमेटिक और एलिफेटिक को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसे ही आप एरोमेटिक को बर्न करेंगे तो शदीद धुआं पैदा होगा, बिल्कुल ब्लैक, जबकि जो एलिफेटिक होते हैं वो बगैर धुएं और ल्यूमिनस फ्लेम के जलते हैं। तो इसलिए ये इनकी आइडेंटिफिकेशन भी है। तो ये परसेंटेज भी आपने इसकी कैलकुलेट कर लेनी है। अच्छा जी, कुछ बातें इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपने खास तौर पर याद करनी है जी। ईच कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय sp2 ओवरलैप। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय sp2 1s ओवरलैप। और इसमें सिग्मा बॉन्ड टोटल 12 हैं, इसमें पाई बॉन्ड टोटल 3 हैं, और इनकी रेशो अगर आप निकालेंगे सिग्मा और पाई की तो ये 12 और 3 पे करें डिवाइड तो ये आ जाएगी 4 and 1। तो ये भी खास तौर पे जैसे वो उधर आपको रेशो बाई मास भी, रेशो ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन भी, तो रेशो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी आपको आनी चाहिए। ओवरऑल शेप इसकी हेक्सागोनल प्लेनर होती हैं। इसमें तमाम बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री के होते हैं। इसमें डी लोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन रिंग पाया जाता है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो होती है। और इसके कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.397 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन की 1.09 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होती हैं। और बेंजीन एक हाईली स्टेबल
मालिक्यूल हैं डू नॉट डीकलराइज KMnO4 सोल्यूशन। सादा लफ्ज़ों में ये बायर्स टेस्ट नहीं देता है, जो ये शो करता है कि इसका बिहेवियर जो है वो सैचुरेटेड बिहेवियर होता है, क्योंकि अगर ये अनसैचुरेटेड होता तो ये फिर टेस्ट ये वाला देता। लिहाजा ये भी इसकी एक अहम बात है। तो ये कुछ बातें आपने इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वो याद रखनी है। रिएक्शंस अगर हम बेंजीन के देखेंगे जी, तो बेंजीन जो मेन रिएक्शंस शो करती है वो तो दो हैं। रिएक्शंस तो वो तो दो हैं जो मेन हैं, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक अगर मैं चलूंगा तो फिर हम उनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, टू एडिशन रिएक्शंस, और थ्री साइड चेन ऑक्सीडेशन। क्यों? वैसे तो बेंजीन की अपनी ऑक्सीडेशन नहीं होती, इसलिए ज़ाहिर है वो इसमें नहीं आता, अगरचे होती है लेकिन वो बहुत अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। तो ये है तीन किस्मों के। तो आप कह लेंगे ये तीन किस्मों के, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में दो बातें हैं, एक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन और एक साइड चेन। चूंकि ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन सिलेबस में है नहीं, इसलिए फिर मैं फिलहाल उसे नहीं लिख रहा। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शोज दैट बेंजीन इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड। Addition reactions shows that benzene is an unsaturated compound। और साइड चेन ऑक्सीडेशन हम मोस्टली यूज करते हैं फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स। तो पहले हम हस्बे मामूल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन देखेंगे। तो जो बुक में हैं जी, नंबर 1 क्लोरीनेशन यानी हैलोजिनेशन, नंबर 2 नाइट्रेशन, नंबर 3 सल्फोनेशन, और नंबर 4 अल्काइलेशन, और नंबर 5 एसाइलेशन। नंबर 1 जी, क्लोरीनेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है Cl पॉजिटिव विच इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इसमें कैटालिस्ट आयरन या फिर FeCl3, और अगर ब्रोमिनेशन करें तो FeBr3 या सिर्फ Fe भी डाल दिया जाता है। क्यों? आप जब Fe एज कैटालिस्ट डालेंगे और रिएक्शन करने के लिए जब आप क्लोरीन डालेंगे तो पहले आयरन क्लोरीन से रिएक्ट करके खुद ही FeCl3 बना लेता है, लिहाजा ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती। फंक्शन इसमें ऑफ कैटालिस्ट टू जनरेट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, टू जनरेट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव। इसमें बेंजीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं ये वाली बात इधर लिखूं कि ये आपने डाली है क्लोरीन प्लस आपने डाला है FeCl3, तो FeCl3 का काम क्या है कि ये इस क्लोरीन नेगेटिव को विद बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव करेगा, और ये वाला क्लोरीन चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन उसको दे चुका है तो ये बन जाएगा Cl पॉजिटिव प्लस बन जाएगा FeCl4 नेगेटिव। ये Cl असल में एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। नंबर 2, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अब आपको पता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर करेगा अटैक, और इसके दोनों पाई इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ बेंजीन एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर, क्यों ये पेयर दे रहा है, और क्लोरीन एज इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बन जाएगा ये देखें ये लग गया Cl, और ये इसके ऊपर ये मशहूर मारूफ बेंजीनोनियम आयन, याद रखने इनके नाम, ये क्लोरोनियम आयन है। Cl नेगेटिव को क्लोराइड आयन कहते हैं, Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन है, जबकि ये बेंजीनोनियम आयन है। और इसे देखें कि ये अब एरोमेटिक नहीं रहा है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गई है। इस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई है, जबकि बाकी सब के ऊपर sp2 है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये नॉन प्लेनर हो गया है। तो ये इसकी बहुत सारी बातें आपने याद रखनी है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये नॉन प्लेनर हो गया है, ये पॉजिटिव का मतलब है अब एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। इसके एक कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp3, और वो इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर H,
और अब थर्ड स्टेप मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा क्योंकि उसमें कोई लिखने वाली बात नहीं, उसमें FeCl4 एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये एज इलेक्ट्रोफाइल, ये अपना पेयर इसको देके H पॉजिटिव को रिमूव कर लेगा और यूं इसका एरोमेटिक एक्टर जो है वो वापस आ जाएगा, तो वो यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये है इसकी हैलोजिनेशन, यानी एग्जैक्ट यही रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव, याद रह जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है, ये होता है NO2 पॉजिटिव, ये लीनियर स्ट्रक्चर रखता है। इसका कैटालिस्ट होता है H2SO4, रीजेंट डाला जाता है HNO3। तो यहाँ गलबन मैं रीजेंट भूल गया, इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव है, कैटालिस्ट आयरन या FeCl3 है, तो रीजेंट क्लोरीन होती है, रीजेंट क्लोरीन होती है। और इसमें बिल्कुल वही बात, फंक्शन ऑफ H2SO4 इज टू protonate HNO3 and to generate a स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव, और वो आपको पता है H2SO4 प्लस HNO3, ये अपना H पॉजिटिव इसे देगा, इसकी प्रोटोनेशन करेगा और बनाएगा NO2 पॉजिटिव प्लस H3 प्लस H2O और प्लस बन जाएगा HSO4 नेगेटिव। और स्टेप नंबर 2 में तो वही बात जो उधर थी कि ये है बेंजीन, ये एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी, NO2 एज पॉजिटिव एक्ट करेगा। तो ये N के ऊपर पॉजिटिव है, जिसे मैं समझाने के लिए अगर लिख दूँ ये, तो ये इसके ऊपर करेगा अटैक यूं और ये बना देगा बेंजीनोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, ये बन जाएगा। और फिर तीसरे स्टेप में HSO4 इस H को रिमूव करके इसका रिंग वापस ले आएगा। तो ये इसमें वही बातें उधर भी हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नॉन प्लेनर है, एक कार्बन पे sp3 है, इलेक्ट्रोफाइल है और नॉन एरोमेटिक है। उससे भी अहम बात ये कि ये अब एरोमेटिक नहीं है, क्यों? इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये बात एक पेपर में कार्बन ये सवाल आया हुआ है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन बेंजीनोनियम आयन, तो वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हैं। थर्ड स्टेप में आपको पता है ये इसको निकालेगा और ये रिंग वापस आ जाएगा और यूं बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी विद नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में 2 और बातें बहुत अहम याद रखनी है, HNO3 और H2SO4 की रेशो 1 और 1 होती है। इसका टेम्परेचर 50 to 55 सेंटीग्रेड होता है, और अगर हाई टेम्परेचर कर देंगे तो फर्दर नाइट्रेशन भी होना शुरू हो जाती है। लिहाजा ये 2 बातें भी इसमें लाजमी, यानी इसकी कंडीशंस भी। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है, कैटालिस्ट SO4 होता है, रीजेंट जो हम बाहर से डालेंगे वो भी H2SO4 कंसंट्रेटेड या फिर फ्यूमिंग H2SO4 होता है। और आप जानते हैं फ्यूमिंग का मतलब है कि H2SO4 के अंदर SO3 डिसॉल्वड होती है। अगेन मैं कहूँगा कि फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट वही है, लिहाजा मैं अब दोबारा नहीं लिख रहा, यानी फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट ये है कि ये इससे रिएक्ट करके SO3 पैदा करता है। तो ये देखें H2SO4 प्लस H2SO4 बनाएगा SO3 प्लस H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। SO3 न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। इसकी 2-3 बातें बहुत आसान जी, इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल 120 होते हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव होंगे, सल्फर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, सल्फर इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। बाकी बातें वही हैं, बार बार वही बात लिखना कि ये बेंजीन ये अब एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, SO3 एज इलेक्ट्रोफाइल, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे करेगा ट्रांसफर, तो किसी एक के पाई के बॉन्ड टूट के जाएंगे ऑक्सीजन के पास, ये बन जाएगा असब मामूल वही बेंजीनोनियम आयन, जिसमें वो तमाम बातें मौजूद होंगी जो बेंजीनोनियम आयन में होती हैं, लिहाजा बार बार उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड स्टेप में आपको पता है अभी H रिमूव हो जाना है और फिर वापस इसका बेंजीन का रिंग जो है यानी इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो वापस आ जाती है। अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है R पॉजिटिव, जिसे आप CH3 पॉजिटिव कह लेंगे, मिथाइल। अच्छा, इसमें मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो मिथाइलेशन कहेंगे, इथाइल ग्रुप लगाएंगे तो इथाइलेशन कहेंगे। अच्छा जी, कैटालिस्ट तो बहुत मशहूर व मारूफ जी, AlCl3, जिसकी 2 बातें आपने लाजमी याद रखनी हैं जी, ये लीवस एसिड है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। अच्छा जी, रिएजेंट जो आपने डालना है वो है अल्काइल हेलाइड, और फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट
अगेन वही बात, फिर दोबारा लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता। सेम से क्या मुराद है जो इधर लिखा हुआ है, ए फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट इज टू जनरेट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट यही है कि उसने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, लिहाजा वही बात फिर दोबारा से लिखना। तो वो मैं इधर लिख देता हूं, ये देखें जी, ये है RX प्लस आपने डाला AlCl3, तो AlCl3 इस X को विद इट्स बोथ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेगा, तो ये बन जाएगा R पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। R पॉजिटिव अब इलेक्ट्रोफाइल है, और ये अगर फॉर एग्जांपल CH3 है तो CH3 पॉजिटिव पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगा वगैरह वगैरह, ये गालबन पहले भी किसी लेक्चर में आ चुका है। और अब यहाँ पे बेंजीन एक्ट करेगी एज न्यूक्लियोफाइल, R एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी ये, मतलब ये बन जाएगा बेंजीनोनियम आयन, और फिर AlCl4 इस H को रिमूव कर लेगा और वापस बेंजीन आ जाएगी। तो बाज़ औक़ात सवाल यूँ भी आ जाता है, आपको पता है कि ऑर्गेनिक में सवाल आने के बहुत सारे तरीके हैं। बाज़ का सवाल आ जाएगा, इक्वेशन लिखी होगी जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा होगा, मसलन सिर्फ ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, उधर ये लिखा होगा बस ये, और नीचे सवाल होगा द रिएजेंट्स यूज्ड इन दिस रिएक्शन आर। तो आपने जो बाहर से डाले होंगे रीजेंट्स वो ढूंढने होंगे कौन से हैं। तो इसमें यकीनन आपने जो रीजेंट्स बाहर से डाले हैं, मिथाइलेशन है तो मिथाइल क्लोराइड डाला होगा, और साथ कैटालिस्ट डेफिनेटली AlCl3 डाला होगा। अब आप ऑप्शन चेक कर लेंगे, अगर AlCl3 साथ लिखा है तो ठीक है, वरना कैटालिस्ट जो है वो वही होगा। रिएक्टेंट दिया होगा और सवाल होता है कि रीजेंट बताएं, तो ये रीजेंट आपने फिर इसको देखना, इसको ये क्या है, तो आपको पता होगा भी अल्काइल हैलाइड है, हैलाइड साथ कोई भी हो सकता है। एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल होगा ये, तो इलेक्ट्रोफाइल ये होगा। अगर आप R की बजाय CH3 लिख देंगे तो ये होगा ये। अच्छा जी, कैटालिस्ट वही AlCl3 होगा। रिएजेंट जो आप बाहर से डालेंगे वो होगा एसाइल हेलाइड, ये RC डबल बॉन्ड OX, और X आमतौर पे क्लोरीन ही होता है, तो इसलिए इसे आप एसाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, एसाइल हेलाइड भी कह सकते हैं। फंक्शन कैटालिस्ट का 100% वही है जो आपको पता है कि ये रिएक्ट करके ये पैदा करता है, तो ये मैं लिख देता हूँ जी कि ये RC डबल बॉन्ड OCl प्लस डालेंगे जब AlCl3, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इसको रिमूव कर लेगा और ये बनाएगा, ये प्लस बनाएगा AlCl4 नेगेटिव, और फिर बाद में आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल एज यूजुअल इस पे जाएगा और थर्ड स्टेप में H रिमूव हो जाएगा। तो ये हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जो ये शो करते हैं कि बेंजीन एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, और आप गौर से देखें कि इसमें रिंग जो है वो हिस्सा नहीं लेता, यानी एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन इज नॉट लॉस्ट इन दिस रिएक्शन। तो बाज़ औक़ात वो सवाल आपको यूं भी दे देता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द एरोमेटिसिटी ऑफ द बेंजीन इज लॉस्ट, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन डज नॉट रिमेन, या इज लॉस्ट, या इज नॉट लॉस्ट, मतलब इस तरह का सवाल भी आ जाता है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड के तौर पे जब ये एक्ट करे, यानी एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो फिर इसकी एरोमेटिसिटी बरकरार रहती है और ये एरोमेटिक करैक्टर को बरकरार रखता है। तो ये हो गए जी इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट है जी, जो सिलेबस के मुताबिक सिर्फ चलूंगा, वो है एडिशन रिएक्शन, और वो एक ही है, और वो ये शो करता है कि बेंजीन इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नंबर 2 देखेंगे जी, हाइड्रोजिनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो शो करता है कि बेंजीन इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें रिएजेंट तो आप डालेंगे हाइड्रोजन गैस, कैटालिस्ट बड़े मशहूर मारूफ जी, प्लाटिनम इन एसिडिक मीडियम सच एज एस्टिक एसिड, जिसे आप H3O पॉजिटिव, क्यों एसिडिक मीडियम का मतलब है कि आपने वाटर में एसिड डाला, एसिड H पॉजिटिव देगा तो मीडियम ये हो जाएगा। और नंबर 2 निकल एट 200 सेंटीग्रेड, वैसे तो 200 to 250 लिखा होता है, बट 200 सेंटीग्रेड। तो इसमें एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन इज लॉस्ट, इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑन ईच कार्बन ऑफ बेंजीन इज चेंज, हर एक कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, और वो ये होगा, ये है बेंजीन, प्लस आपने 3 हाइड्रोजन डाले, कैटालिस्ट ऊपर लिख दिए हैं जी, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको हासिल हो जाएगा जी, ये रिंग का मतलब है हासिल होगी साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अब आपको पता है इधर एक हाइड्रोजन था, तो इधर हर कार्बन के ऊपर 2-2 हाइड्रोजन हैं, लिहाजा साइक्लोहेक्सेन इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल,
और ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। यहाँ वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर याद रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है। एक इसकी चेयर फॉर्म होती है, एक इसकी बोट फॉर्म होती है, और चेयर फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये इसके हर कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन, इसके हर कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती, इसके हर कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, इसके बॉन्ड एंगल 109.5 होंगे, इसका रिंग प्लेनर होगा, हाइड्रोजन ऊपर और नीचे होते हैं, एक हाइड्रोजन को एक्सियल कहा जाता है, दूसरे को इक्वेटोरियल कहा जाता है। ये वैसे तो खैर ये लिखने वाली बातें नहीं हैं, हमें खाम खा आपको बंदा परेशान करे, बस ये बताने के लिए कि रिंग ये है, ये बेंजीन का रिंग यूं है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा यूं और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ होगा, यानी कि इसके प्लेन में जबकि बेंजीन के यूं है, तो ये जो ऊपर है और ये नीचे प्लेन में से एक को एक्सियल और एक को इक्वेटोरियल कहा जाता है, तो ये है हाइड्रोजनेशन। इसमें इसका एरोमेटिक करैक्टर जो है वो लूज हो जाता है। फिर देखेंगे जी अपना साइड चेन ऑक्सीडेशन, जिसे आप आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हैं। इट इज नथिंग, इट इज सिंपली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑफ बेंजीन। तो मैं हमेशा इसे यूं समझाता हूं कि ये है बेंजीन, ये ऊपर है अल्काइल ग्रुप। अब आपने जब KMnO4 डाला तो हम जानते हैं कि बेंजीन इज स्टेबल, 2KMnO4 पढ़ा है आपने, जबकि CH3 विल बी रिएक्टिव, लिहाजा CH3 की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जबकि बेंजीन का रिंग जो है वो इंटैक्ट रहेगा और इसे कुछ नहीं होगा। तो इसमें प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनती है और वो आपको पता है बेंजोइक एसिड। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कलाइन KMnO4 होता है। इसमें पर्पल कलर ऑफ KMnO4 is discharged only that carbon is oxidized which is attached with कार्बन, जो कार्बन ऑफ बेंजीन के साथ, तो विद कार्बन ऑफ बेंजीन। लिहाजा आप ऑक्सीडेशन इसकी करें या इसकी करें, दोनों में प्रोडक्ट आपकी बनेगी बेंजोइक एसिड, इधर प्लस वाटर भी बनेगा, इधर डेफिनेटली बेंजोइक एसिड और प्लस ये जो एक्स्ट्रा कार्बन लगा हुआ है ये CO2 भी बनाएगा। तो ये रिएक्शन खास तौर पे डिस्टिंक्शन के काम आता है बिटवीन बेंजीन एंड टोलीन। तो बस का सवाल आपको आ जाता है, विच ऑफ दीज रीजंस कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड टोलीन, या विच ऑफ दीज रीजंस कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड अल्काइल बेंजीन्स। तो फिर आप यही रीजन लिखेंगे कि बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4 एंड इट्स कलर इज नॉट डिस्चार्ज, जबकि टोलीन देती है तो रीजन आपका होगा हस्बे मामूल अल्कलाइन एक्वस KMnO4। तो ये है जिसे साइड चेन ऑक्सीडेशन कहा जाता है, जिससे हम अल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज। अच्छा, अब ये जो वैसे तो इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ हमें एक हिंट देने के लिए कि आखिर उसी कार्बन की क्यों ऑक्सीडेशन होती है, जस्ट ये समझाने के लिए। तो आप जरा चेक करें, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल, ये डबल, सिंगल डबल। तो आप देखें इस पाई बॉन्ड की रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग जो है वो हो सकती है, इस वजह से ये इसी कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है। क्यों? ये स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, और अगर इसे अगले कार्बन की हो तो फिर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल नहीं होती, इस वजह से यही कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो ये है साइड चेन ऑक्सीडेशन। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बहुत अच्छा, बहुत अहम, वो हम देखेंगे ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए जी, लास्ट हम देखेंगे जी ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसे मैं अगर यूं समझाऊं कि जब बेंजीन की मोनो सब्स्टिट्यूशन की जाए, फॉर एग्जांपल X, तो फिर ओनली वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल। और अगर बेंजीन की डाई सब्स्टिट्यूशन की जाए तो बेंजीन के ऊपर जब आप Y लगाएंगे तो फिर 3 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, और एट रैंडम या ऑन द चांस बेसिस अगर कैलकुलेशन की जाए तो आप जानते हैं आर्थो 2 बनेगी, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 40% बनेगी। मेटा एक यहाँ बनेगी और एक यहाँ भी बनेगी, यहाँ आ जाए तो 40% बनेगी। पैरा एक ही बनेगी और वो बनेगी 20%। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की बुनियाद के ऊपर गौर करें तो हमारे सामने आती हैं जी 2 बातें। एक आती हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, अहम बातें नोट कर लेंगे। ग्रुप्स विच डायरेक्ट द न्यू इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट
at the meta position are called meta directing groups. They are electron withdrawing groups. They withdraw electron from ortho and para position. दे विदड्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आर्थो एंड पैरा पोजिशन. ये आर्थो और पैरा पोजिशन से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो आर्थो और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मेटा पे ज्यादती रहेगी, लिहाजा मेटा मोर रिएक्टिव होती हैं. मेटा बिकम इलेक्ट्रॉन रिच एंड मोर रिएक्टिव. दे डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग. और जो ग्रुप बुक में कम से कम लिखे हुए हैं तो उनमें NO2 अल्डिहाइड COOH अपना NR3 अच्छा जी और SO3H ये सब जो हैं ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स होते हैं. लिहाजा इनकी मौजूदगी में नया आने वाला ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे ही जाएगा, वो आर्थो और पैरा पे नहीं जाएगा. लिहाजा अगर आपने नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन करनी है COR ये अगर आपने ये कीटोनिक ग्रुप तो अगर आपने इसकी नाइट्रेशन करनी है नाइट्रोबेंजीन की बस एक ही और होगी, ये NO2 ये आपने डाला मिक्सचर HNO3 प्लस H2SO4 एट 95 सेंटीग्रेड, ओनली वन प्रोडक्ट बनेगी और वो होगी मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन. फर्दर नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होती, लिहाजा ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. ऑन द अदर हैंड अगर मैं इधर लिखूं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और एंड उसी तरतीब से लिखूं ताकि आपके लिए कंपैरिजन भी आसान हो जाए, तो ग्रुप्स विच डायरेक्ट द न्यू इनकमिंग सबस्टिट्यूएंट एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन आर कॉल्ड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स. अच्छा जी, दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन. अच्छा जी, आर्थो एंड पैरा पोजिशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, मेटा बिकम सो मोर रिएक्टिव and meta position become electron deficient so less reactive, इसलिए वो less reactive हो जाएगी. and they increase the reactivity of benzene ring. और ग्रुप्स में जी OH है, NH2 है, CH3 है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और इथर OCH3 जो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं. और इसमें अब अगर मैं सिर्फ आपको बताऊं यहाँ के ये है टोलिन, आपने इसमें डाला है HNO3 H2SO4, तो अगर आप 30 से 40 तो आर्थो और पैरा बनेंगी. अगर आप टेम्परेचर रखेंगे 60 to 70 तो फिर बोथ आर्थो एंड पैरा यानी दोनों आर्थो और पैरा पे जाएंगे. और अगर आप टेम्परेचर कर देंगे 100 सेंटीग्रेड तो फिर आपके दोनों आर्थो बोथ आर्थो प्लस पैरा, तो आपको यहाँ पे मशहूर मारूफ प्रोडक्ट बनेगी जिसे ट्राई नाइट्रोटोलिन कहा जाता है. तो ये आपको 100 सेंटीग्रेड पे मिलेगी. लिहाजा यहाँ फर्दर नाइट्रेशन भी पॉसिबल होती है, जबकि अगर आपने वैसे करना हो तो फर्दर नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होती. अब यहाँ सिर्फ एक बात आपको एंड में लाजमी बताना चाहता हूँ और वो हैं दो बातें. एक तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बताना है. अल्कीन में चूंकि पाई बॉन्ड लोकेलाइज्ड होता है इसलिए वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. बेंजीन के डी लोकेलाइज्ड होते हैं, वो उससे लेस रिएक्टिव होते हैं. अल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वो बेंजीन से कम रिएक्टिव होता है. अल्केन में ट्रिपल बॉन्ड होता ही नहीं इसलिए ये सबसे कम रिएक्टिव होता है. और एक बात इधर जो मतलब बुक में अगरचे नहीं लिखी हुई लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आप चेक कर सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसीलिए ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. क्लोरीन के पास भी, ब्रोमीन के पास भी और आयोडीन के पास भी, ये तीनों के पास लोन पेयर हैं, ये डोनेट करेंगे आर्थो पैरा. अब अगर आप फ्लोरीन को देखें तो इसके पास भी डेफिनेटली 3 लोन पेयर तो हैं, लेकिन ड्यू टू
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इट डिक्रीज द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन, सो बेंजीन बिकम लेस रिएक्टिव। यानी जनरल रूल ये है ग्रुप्स बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, सवाए फ्लोरीन के जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है, लेकिन ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करता है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बेंजीन रिंग के छीन लेता है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है। तो ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर